Hello and welcome my dear amazing parents and brilliant students. Welcome back to our level 2 preparation. Yes, आज हम लोग level 2 यानी stage 2 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं for class 7. अब सबसे पहले समझना जरूरी है कि level 2 क्या होता है. जिन बच्चों ने भी SOF का level 1 क्लियर कर लिया होगा या फिर किसी दूसरे ओलंपियाड का भी level 1 मतलब जो पहला एग्जाम है वो क्लियर कर लिया होगा, उनको जनवरी में डेट्स आ जाएंगी और level 2 का एग्जाम देना होगा. तो कुछ एग्जाम पेपर का आपका जो फ्रंट पेज है इस तरीके से दिखता है एंड ये जो क्वेश्चंस हैं वो लेवल 2 के अलावा जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं. बेसिकली इसमें थोड़ा सा लेवल जो हाई होता है, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. तो मे भी आपका लेवल 1 क्लियर नहीं हुआ है बट स्टिल आप अपनी साइंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को एक बार ब्रश अप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए भी है एंड स्पेशली जो लेवल 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये एक मॉडल टेस्ट पेपर है. एग्जैक्ट पेपर कैसा आता है आपके. स्टार्ट करते हैं बच्चों. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 50 आने वाले हैं. 50 क्वेश्चंस आएंगे टोटल सारे क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम साइंस सेक्शन ओनली. 45 क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस से होंगे एंड 5 क्वेश्चंस विल बी योर फ्रॉम अचीवर सेक्शन, जिसको कि हम लास्ट पेपर में भी हमने डिस्कस किया कि वहां पे आपके मार्क्स उसके कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं. कितने ज्यादा होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. स्पेस हैज टू बी लेफ्ट बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ द रेलवे ट्रैक बिकॉज, अब आप सबने देखा है उनके बीच में स्पेस रखा जाता है. उसका रीजन क्या है? द रेलवे ट्रैक्स आर मेड ऑफ आयरन, द रेलवे ट्रैक्स आर मेड ऑफ इंसुलेटर्स, द रेलवे ट्रैक्स एक्सपैंड ड्यूरिंग समर्स. अब बताओ इंसुलेटर्स हैं क्या या फिर वो एक्सपैंड होते हैं क्या? अब आपको ABCD ऑप्शंस में से चूज करना है एंड आई नो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इसको पहले हम समझते हैं. देखो बच्चों, ये जो आपका रेलवे ट्रैक है यहाँ पे आप देखो कि हल्का सा इनमें क्या हो जाता है, ये गैप आ जाता है. वो किसकी वजह से आता है? समर्स में ऐसा होता है ड्यू टू हीट. ठीक है, आयरन क्या है आपका? कंडक्टर है. ठीक है, और कंडक्टर होने के साथ साथ ही हीट की वजह से समर्स में जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक्सपैंड हो जाते हैं. सो दैट मीन्स योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी. इनमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना था. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Which of the following is the correct order in terms of expansion when heated? कि जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो जो एक्सपेंशन का फॉर्म है वो सॉलिड का ज्यादा होगा, लिक्विड का ज्यादा होगा या फिर गैसेस का ज्यादा होगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. और हम सबको पता है कि गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे आप देख लो एक कंपैरिजन बताया हुआ है सॉलिड और गैसेस का. गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं. सो दैट इज वाई इनका एक्सपैंडन जो सॉलिड और लिक्विड है उनके कंपैरेटिवली इजी होता है, ज्यादा होता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. सबसे ज्यादा एक्सपेंशन गैसेस में होगा, देन लिक्विड्स में होगा और देन सॉलिड में होगा. क्यों? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड्स के बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं एंड बाकी के कंपैरेटिवली लूजली पैक्ड होते हैं. And the next question is, which of the graph shows the correct change in temperature over time when water is boiled? मतलब जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो फिर क्या होता है? कौन सा ग्राफ आपके टेम्परेचर को टेम्परेचर और टाइम के जो रेशियो है उसको इजीली अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है. सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी. क्यों होना चाहिए? देखिए बच्चों, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही क्या होगा, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे, लेट्स से हमने जस्ट वाटर को स्टार्ट किया है बॉईल करने के लिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है 5 मिनट बाद में क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, हीटअप होता है और धीरे 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 उसका टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाता है. फर्स्ट ग्राफ में क्या हो रहा है कि आपका टाइम के साथ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता. यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्या? ऐसा भी नहीं होता है. या फिर यहाँ पे पहले इंक्रीज हुआ फिर एकदम से डिक्रीज हो गया. कैसा होता है कि एकदम से बॉईल हुआ और एकदम से कूल डाउन हो गया. सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स. अब आपको बताना है कि इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा. कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है. अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार हमें एग्जैक्टली सारे आंसर्स नहीं आते हैं तो आप एक इजी अप्रोच भी ट्राई कर सकते हैं बच्चों की जो आपको एग्जैक्ट आपको पता है कि यही होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर तो मुझे पता ही है कि टॉर्नेडो क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, तो आप वहां से भी उसको पिक करके आंसर की तरफ बढ़ सकते हो. डायरेक्टली आता है देन इट्स वेरी नाइस, नहीं आता है तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो. सो अब देखो यहाँ पे विंड हायर with higher speed wind around a low pressure area.
कि लो प्रेशर एरिया के अंदर जो आपकी हाई स्पीड विंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों साइक्लोन। ठीक है, स्टॉर्म क्लाउड विद हाई स्पीड विंड, कि जो स्टॉर्म्स का क्लाउड होता है और उस विंड की जो स्पीड होती है वो भी क्या होती है, वो भी हाई स्पीड होती है। तो वो किसकी होती है, वो बच्चों आपकी टॉर्नेडोज की होती है। चलिए, स्पार्कलिंग बिटवीन क्लाउड्स एंड हेवी रेन्स। अब आपको पता है स्पार्कलिंग किस में होता है, बहुत तेज कड़कड़ाते हुए बादल, वो किस में होते हैं, वो आप सबको पता है कि वो थंडर स्टॉर्म में होते हैं। अगर आपको लेट्स से कि सिर्फ ये वाला आंसर ही आता था तो आप ये देख सकते हो कि सी का 4 किस में है, सी का 3 इसमें है, तो दैट मीन्स ये तो नहीं हो सकता। सी का 2 है इसमें, ये भी नहीं हो सकता। सी का 1 इसमें, ये भी नहीं हो सकता। तो आप यहां पे रफली आइडिया लगा सकते हैं कि आपका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। देन उसके बाद में स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन विद लिटिल मॉइस्चर, तो वो किस में होता है, वो डेफिनेटली मॉनसून सीजन में होता है। सो आवर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। ये एक तरीका है, आप लोग को जैसा सूटेबल लगे आप वैसा ट्राई कर सकते हैं, बट यस अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे कुछ आप देख सकते हो बच्चों कि आपके ये मॉनसून सीजन के लिए है, ये आपका थंडर स्टॉर्म है, और ये आपका क्या है, वाटर के अंदर जो आपकी ऐसे रिंग शेप में बनती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं। एंड जो आपके यहाँ पे लैंड पे जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, बहुत इजी है, वाटर के अंदर जो बन रहा है और लैंड के अंदर बन रहा है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना, आपके प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अर्थ सर्फेस अ कन्वेक्शन करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द एयर बिकॉज द सन हीट्स अप the earth surface and the air over it becomes lighter and rises up and then cool down। स्टेटमेंट से बच्चों आपको बताना है कि कन्वेक्शन क्यों होता है, उसका रीजन बताना। द रीजन ऑफ लो प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड बाय द हीट ऑफ सन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, स्टेटमेंट से अब आपको बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो हमने बोला है कि ए शुड बी द करेक्ट आंसर। क्यों होना चाहिए, If the earth's surface is heated up by the sun, the air over it becomes lighter। जैसे बेसिकली क्या होता है कि जो सन की रेज आती है उसकी वजह से हमारा जो सरफेस है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और वो गर्म एयर क्या हो जाती है, वापस से ऊपर जाती है। ठीक है, और ऊपर जाने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे पास में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, और जो ठंडी हवा होती है सराउंडिंग्स के अंदर वो क्या करती है, रशेस इनटू द एंड दैट इज वाई, वो ठंडी हवा की वजह से क्या हो जाता है, वहां पे वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, एंड दिस कॉजेज विंड्स टू ब्लो। ठीक है, वो ठंडी हवा आती है, प्रेशर आपका लो है और इसकी वजह से आपकी हवाएं जो है वो ब्लो करती है, एंड दिस कॉजेज कन्वेक्शन करंट टू बी सेट अप इन द एयर। सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो भी आप लोग अच्छे से समझे, सो दैट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आए क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन ए कैन रन 10 मीटर इन 1 सेकेंड। ठीक है, ए कोई जो मैन है वो 1 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड में आपका 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है। मैन बी जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो 1 सेकेंड में 25 मीटर रन कर रहा है, एंड सी जो है वो क्या हो रहा है, 1 सेकेंड में 1000 मीटर रन कर रहा है। देन मैन ए इज 2.5 टाइम्स एज फास्ट एज द मैन बी, कि जो आपका ए है वो बी से 2.5 फास्टर है क्या, नहीं भाई, बी फास्टर है, ए थोड़ी फास्टर है, राइट। सो ये तो नहीं हो सकता है। मैन बी इज 2.5 टाइम्स एज फास्ट एज मैन बी, यस, ए जो मैन बी है वो ए के कंपैरेटिवली 2.5 टाइम फास्टर है। 10 का 2.5 क्या हो जाएगा, 10 का 2 टाइम्स हो जाएगा 20 और 0.5 हो जाएगा 25। सो दैट मीन्स दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी के भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। मैन सी इज 100 टाइम्स एज फास्ट देन मैन बी, कि ये 100 टाइम्स है क्या इसका, नहीं, 100 टाइम्स कितना हो जाएगा, 25 का 100 टाइम्स 2500, जबकि यहाँ पे तो 1000 है। सो ये नहीं हो सकता। मैन बी इज 100 टाइम्स एज फास्ट एज मैन ए, ये 100 टाइम्स है क्या ए के कंपैरेटिवली, ये भी नहीं हो सकता है। क्लियर, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी जो हम देख सकते हैं, ए बी सी जो मैन है उसका रेशियो हमने लिख दिया कि 1 सेकेंड में ये कितना ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर, बी जो है 25 मीटर, 1000। सो इसका रेशियो निकाल लिया, 1 टाइम्स, 2.5 टाइम्स एंड 100 टाइम्स। Which comes to rest suddenly according to speed distance graph। अब यहां पे आपका क्या है, स्पीड डिस्टेंस ग्राफ गिवन है।
अब इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा जो ग्राफ है वो करेक्टली इस रिलेशन को शो कर रहा है कि वो सडनली क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है, राइट। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखो यहाँ पे रेस्ट में एग्जैक्टली कोई भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे रैंडम स्पीड चल रही है आपकी। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों की एक टाइम के बाद में वो बिल्कुल ही जो उसकी स्पीड है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, सडनली वो क्या हो जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। सो दैट इज वाई डी इज द करेक्ट आंसर। अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एक ए से बी तक मूव कर रहा है, टेकिंग अ सर्कुलर पाथ, इट टेक्स 2 seconds टू कंप्लीट इट्स पाथ, इसने 2 सेकेंड लिया है अपने पाथ को कवर करने के लिए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 मीटर, आपको रेडियस गिवन है, ठीक है, टाइम गिवन है, और आपसे पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है। सो एवरेज वेलोसिटी हमें पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 2 + 2, दैट मीन्स ए से बी सर्कल में जाने के लिए हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, और टाइम हमारे पास वो कितना ले रहा है 2 सेकेंड ले रहा है। सो दैट मीन्स आपकी जो एवरेज वेलोसिटी आ गई दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, तभी हम लोग ऐसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। Then next question, in a circuit for which condition will bulb glow if M and O are switches of the circuit, कि M and O आपके switches हैं, तो किस कंडीशन में आपका बल्ब जो है वो ग्लो करने वाला है, ठीक है। अब आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, when only switch M will be closed, कि जब आपका स्विच M जो है वो क्लोज होगा, जब आपका स्विच M क्लोज होगा तब आपका बल्ब ग्लो करेगा। क्या ये सही है क्या? सारे स्टेटमेंट पहले हम पढ़ेंगे समझेंगे फिर। व्हेन ओनली स्विच N एंड O विल बी क्लोज, कि जब O और N क्लोज हो तब बल्ब ग्लो करेगा। व्हेन ओनली स्विचेस O एंड M विल बी क्लोज, अब एक बार में बता दिया कि O और M क्लोज हो तब बल्ब ग्लो करेगा। व्हेन ओनली स्विचेस M एंड, चाहे तो एक बार तो M, आइदर स्विच N और O, मतलब इसमें लास्ट स्टेटमेंट में बोला है कि तीनों में से कोई भी एक अगर क्लोज होगा तब भी आपका बल्ब ग्लो करेगा। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। क्यों होना चाहिए समझो, ये जो सर्किट है स्विच M इज क्लोज देन करंट विल फ्लो टू N एंड O, जब आपके M को क्लोज कर दिया जाएगा तो आपका जो करंट है वो यहां से होता हुआ फिर N की तरफ जाएगा और इधर जाएगा और आपका बल्ब ग्लो करेगा, राइट। सिमिलरली जब आपका यहां पे एक बार हमने M को क्लोज किया, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हमने बोला कि जब आपका स्विच O क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है, O क्लोज कर दिया तो ये करंट है वो यहां से पास हुई, देन उसके बाद में आपका बल्ब इस तरीके से यहां पे आपका बल्ब जो है ग्लो करेगा, ठीक है। मींस कोई सा भी एक स्विच अगर आप बंद करते हैं, द करंट विल फ्लो टू स्विच N एंड O, जब हमने M बंद किया, इफ आइदर N और O इज क्लोज देन द स्विच M, देन करंट विल कंप्लीटेड एंड करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। बेसिकली क्या होना चाहिए, करंट फ्लो होने के लिए बच्चों आपका जो सर्किट है, ठीक है, वो सर्किट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट से मतलब क्या है कि जब भी एक स्विच को आप क्लोज करेंगे तो दूसरे में से होते हुए आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से आपका बल्ब ग्लो करेगा। जब इसको बंद करेंगे तो यहां से करंट फ्लो हो जाएगी, जब आपके इसको बंद करेंगे, N को बंद करेंगे तो यहां से करंट आपकी फ्लो हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज वाई डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, अब आपको बताना है डायरेक्टली कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स थिकनेस, ठीक है, लेंथ एंड मटीरियल, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये है। देन फ्यूजेस आर यूज टू प्रिवेंट द सर्किट फ्रॉम ओवरहीटिंग, करेक्ट स्टेटमेंट बताना बच्चों। फ्यूज इसीलिए लगाए जाते हैं सो दैट, जैसे आपने देखा ना एमसीबी लगी होती है हमारे घर में, क्यों लगी होती है, जैसे एक्सेस करंट आया तो एमसीबी डाउन हो जाती है, ट्रिप हो जाती है। सो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स परमानेंट मैग्नेट नहीं होती है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वर्क विदाउट इलेक्ट्रिक करंट नहीं, उनका नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो वो करंट से ही फ्लो करती है। सो दैट इज वाई बी इज द करेक्ट आंसर। डिस्टिल्ड वाटर इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या फिर नन ऑफ दीज, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, जनरली बैटरीज वगैरह में जो हम लोग डालते हैं, ओके। और इसको चेक करने के लिए एक तरीका भी बताया है कि आप स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लो 2 टेस्ट ट्यूब में,
देन उसके बाद में लिटमस टेस्ट करके देखोगे तो क्या होगा, जो आपका रेड लिटमस है और जो आपका ब्लू लिटमस है उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स इट शोज कि ये क्या है, न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कि आपको इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन बताना है। अब इनकरेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे कुछ आपको चीजें गिवन है और आपको लिटमस टेस्ट के थ्रू बताना है कि वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। अब आप सबको पता है कि हम सब ने जो हमारा एसिड बेस वाला चैप्टर है उसमें इसका पढ़ा हुआ है कि जब हम एसिड को रेड लिटमस के साथ चेक करते हैं तो क्या होता है और ब्लू के साथ चेक करते हैं तो क्या होता है। सो आपको मुझे बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ऑल्दो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक्सप्लेनेशन भी है, बट आपको यहाँ पे खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। इट्स अ इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, लुक एट द फिगर विच शोज सोल्यूशन टेक्स इन टेस्ट ट्यूब PQR, ठीक है। PQR में हमने कुछ सॉल्यूशंस लिया हुआ है। अगेन यहाँ पे वही आपका एसिड बेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। P में आपका कैलामाइन सॉल्यूशन, देन Q में यहाँ पे लेमन जूस और R में आपका ग्रेप्स। ग्रेप्स न्यूट्रल होते हैं क्या, नहीं होते। दैट मीन्स ये तो A वैसे ही आपका क्या हो गया है, गलत हो गया है, ठीक है। देन उसके बाद में आपका यहाँ पे बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर आपका बेसिक होता है बच्चों, विनेगर आपका एसिडिक होता है और ग्लूकोज सॉल्यूशन आपका क्या है, न्यूट्रल है। सो दैट इज व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्लेक्ड लाइम है या ऑर्गेनिक मैटर है, तो ये दोनों यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर तो फिर भी न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ है कमेंट सेक्शन में बताना है। सिमिलरली कर्ड जो होता है वो बेसिक होता है क्या, नहीं होता है। दैट मीन्स ये भी नहीं होने वाला है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। द गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG हम सब लोग बोलते हैं। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, और जैसे ही हम गैस के चूल्हे पे देखते हैं तो वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। Then it burns to change. Why? The following statements pertain to these changes. Choose the correct one. कि क्या होता है वो बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है। Process X is a chemical change. Process Y is a chemical change. Both processes X and Y are chemical changes. None of these processes is a chemical change. So the correct answer should be option number B. कि देखो जो प्रोसेस Y है, प्रोसेस Y मीन्स देन इट बर्न्स, जैसे ही वो जलती है, पहले तो क्या था, लिक्विड फॉर्म में था और लिक्विड से वो गैसियस फॉर्म में आई, तो वो फिजिकल चेंज था ना बच्चों। देन उसके बाद में वो क्या होता है, वो केमिकल चेंज में बर्न हो जाता है, तो केमिकल चेंज में कन्वर्ट हो जाती है। सो दैट इज वाई बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोसेस X इज अ फिजिकल चेंज, हमने जैसे बात की, एंड Y इज अ केमिकल चेंज। Saurabh took few iron turnings and mixed them with sulfur powder, ठीक है। He could separate the iron turnings with the help of a magnet. He then heated the mixture. पहले तो वो easily separate कर सकता था, लेकिन बाद में उसने क्या किया, सल्फर और आयरन का जो मिक्सचर था उसको हीट अप कर दिया। अब हीट करने के बाद में क्या होगा, देन ही ट्राइड टू सेपरेट द आयरन टर्निंग्स विद द मैग्नेट बट ही कुड नॉट। वाई, ठीक है, लेकिन उसके बाद में वो नहीं कर पाया। उसका रीजन क्या है, ऑन हीटिंग अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस एंड अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ठीक है। आगे के स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। ऑन हीटिंग द नेचर ऑफ आयरन चेंजेस, हेंस इट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। हीट करने के बाद में उसका नेचर चेंज हो जाएगा। ऑन हीटिंग अ फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस, हेंस आयरन एंड सल्फर गेट मिक्स्ड अप। ऑन हीटिंग आयरन इवेपोरेट्स and only sulfur is left behind. So the correct answer is option number A, कि जैसे ही आपने उसको हीट किया तो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया उसके अंदर एंड एक कोई नया कंपाउंड बन गया। कौन सा नया कंपाउंड बना, देखो यहाँ पे आयरन था और सल्फर था, जैसे ही आपने उसको हीट किया तो वो क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, ठीक है। और वो क्या हो गया है कि वहां पे जो आयरन था वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है अब, सिंस आयरन सल्फाइड डज नॉट कंटेन आयरन इन फ्री फॉर्म एंड दैट इज वाई वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय पुट एन आयरन नेल इन सॉल्यूशन M के अंदर अजय ने कुछ आयरन नेल डाल दिया। आफ्टर सम टाइम द नेल बिकम शाइनिंग ब्राउन, नेल क्या हो गया, शाइनिंग ब्राउन हो गया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो सॉल्यूशन है वो M और N कौन सा सॉल्यूशन है। सो बेसिकली द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। क्यों होना चाहिए, चलिए इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, आयरन नेल था, आयरन नेल को हमने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के अंदर डाल दिया, ठीक है।
तो कॉपर सल्फेट के अंदर डालने के बाद में, ठीक है, फिर क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने अज्यूम किया कि ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था एंड आपका जो एन सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हो गया, शाइनिंग ब्राउन हो गया है, ठीक है। शाइनिंग ब्राउन का मतलब क्या हो गया है कि यहाँ पे आप सबने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी कि Fe ने इसको क्या कर दिया है, कॉपर को हटा दिया है, ठीक है। तो फेरस सल्फेट बन गया आपका यहाँ पे, और ये जो आपका कॉपर है वो क्या हो गया, शाइनिंग ब्राउन कलर में आपको यहाँ पे विजिबल होगा। सो इस इक्वेशन की वजह से आप देख पा रहे हो कि जो आपका आयरन नेल था वो क्या हो गया, शाइनिंग ब्राउन कलर का हो गया है। क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा बच्चों ने यहाँ पे आप लॉजिक भी लगा सकते हो कि देखो ये सब जगह पे ना कॉपर सल्फेट गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो आपका आयरन नेल है, आयरन नेल भी तो अवेलेबल है ना, तो आयरन नेल क्या हो गया है, यहाँ पे शाइनिंग ब्राउन में कन्वर्ट हो गया है। थोड़ा सा कभी कभी आंसर नहीं आए तो थोड़ा खुद का लॉजिक लगा के आप अप्रोक्सीमेटली आंसर की तरफ बढ़ सकते हो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, ठीक है, हम सभी को पता है दूध से दही बनता है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, इट्स स्टेट इज चेंज्ड फ्रॉम लिक्विड टू सेमी सॉलिड, इट चेंजेस कलर, कलर तो चेंज नहीं होता, इट चेंजेस टेस्ट, यस चेंज हो जाता है, द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, यस चेंज भी आपका जो है वो हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि वो लिक्विड से सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, दूध हमारा लिक्विड होता है, दही हमारा क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज इन ऑप्शन नंबर सी। आई होप इट्स अ इजी क्वेश्चन। Which of the following adaptations help penguins to survive in extreme cold Antarctic region? सभी लोग डिस्कवरी देखा करो, वहां पे जब आप देखोगे बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे आपके प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, एपिसोड्स गिवन है। सो वहां पे आप पेंगुइन्स को, पोलर बेयर्स को आप बहुत अच्छे से देख पाओगे। सो वहां पे एक्सट्रीम कंडीशन में क्या चीजें उनको हेल्प करती है, प्रेजेंस ऑफ थिक लेयर ऑफ ब्लबर under the feathers, presence of heavy solid bones, streamlined body and webbed feet, short ears to retain body heat। देखो बच्चों, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है, ये किसी भी एग्जाम का फर्स्ट रूल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ना आपसे एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अडेप्टेशन penguins to survive in extreme cold Antarctic region, कि आपका जो एक्सट्रीम कोल्ड अंटार्कटिक रीजन होता है उसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि उनको हेल्प करती है। सो बेसिकली कोल्ड अंटार्कटिक रीजन में जो उनके थिक लेयर ऑफ ब्लबर होते हैं फेदर्स के नीचे, जो कि एक्चुअली व्हाइट कलर के नहीं होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना है कि उनकी जो थिक लेयर जो उनके फेदर्स होते हैं उनके नीचे वो ब्लबर कौन से कलर के होते हैं, वो हेल्प करते हैं उनको एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में। एंड उसके अलावा आपको पता है ना, छोटे कान जो होते हैं उससे क्या होता है, आपका हीट लॉस नहीं होता है, एंड दैट इज वाई वो, जैसे पोला बेयर के भी आप देखना कान बहुत छोटे होते हैं एंड एलिफेंट के देखोगे तो बहुत बड़े होते हैं, तो जो छोटे कान होते हैं वो उसकी बॉडी में हीट को ट्रैप करके रखते हैं। सो फर्स्ट ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्विमिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर इन टर्म्स ऑफ स्विमिंग आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता ना, तो फिर आपको उनके जो सॉलिड बोन्स वगैरह है वो हेल्पफुल है, बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना एंड अकॉर्डिंगली आंसर करना। चलिए आगे क्वेश्चन को समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अडेप्टेशंस आर शोन बाय द टाइकोन बर्ड? आप सबने देखा होगा बहुत ऐसे बड़ी सी चोंच वाला जो पक्षी होता है, ठीक है, तो वो कौन सी अडेप्टेशन के लिए होता है? बिग एंड लॉन्ग बीक टू ईट नट्स, फ्रूट्स एंड इंसेक्ट्स। चलिए आगे पढ़ते हैं। 4 claws in each leg to perch on trees, ability to camouflage with surrounding to avoid predators and all of these. So the correct answer should be option number D। चलिए इसको देखते हैं कैसा दिखता है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। आप इसमें देखो इनके जो क्लॉज होते हैं वो भी इनको बहुत हेल्पफुल करते हैं ट्रीज पे जाने के लिए, ये इंसेक्ट्स वगैरह ईट करने के लिए इजीली बहुत अच्छी रहती है। कलर भी आप देख सकते हो, ये अडेप्टेशन में इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैमोफ्लॉज कर लेते हैं। कैमोफ्लॉज का मतलब है अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर इजीली ये मैच करवा लेते हैं। चलिए सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर वेदर एंड क्लाइमेट। अब आप लोगों को लग रहा होगा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बट बच्चों सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं ये एग्जैक्टली ओलंपियाड से उठाया हुआ पेपर है, मॉडल टेस्ट पेपर।
तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको स्पीड में देखना है तो आप 1.5x की स्पीड से देख सकते हैं, बट मेरा आप लोगों को एक ही सजेशन रहेगा, हमेशा कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटी देना है। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप धीरे धीरे करिए, कोई जरूरी नहीं है आज आप आधा देख सकते हैं, आधा देखिए, बट एक एक चीज को, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, क्वेश्चन के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी, उसका आधा चैप्टर भी हमारा कवर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट के लिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब देखो यहां पे अगेन इनकरेक्ट पूछा गया है। ट्रॉपिकल रीजन्स है वार्म समर एंड कूल विंटर्स। ट्रॉपिकल आप सबको पता है ना कि वहां पे वार्म समर्स होते हैं और कूल विंटर्स होते हैं, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि सी से आपका कितना डिस्टेंस है उससे अफेक्टेड होता है। वेदर ऑफ अ प्लेस डिपेंड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, सी एंड ह्यूमिडिटी, ये जो आपका स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है, एंड हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, सो दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। द रीजन नियर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर फ्रिजिड जोन्स, यस, नॉर्थ और साउथ के पास में तो बहुत ही ठंडा जो जोन होता है, सो दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर। काव्या डिस्क्राइब द फैब्रिक एज फॉलोज, इट इज इलास्टिक इन नेचर, नेचर में इलास्टिक होता है, एंड इट इज मोर रेजिस्टेंस टू टेयरिंग, जल्दी से इसको आप फाड़ नहीं सकते हैं। इट इज पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का सबसे पुअर कंडक्टर होता है। अमंग ऑल फाइबर्स यूज्ड फॉर क्लोथिंग, क्लोथिंग के लिए जितने भी आपके फाइबर्स यूज होते हैं उसमें सबसे पुअर कंडक्टर होता है। इट डज नॉट बर्न इजीली, विच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे कुछ बच्चे नायलॉन में कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नायलॉन तो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। यहाँ पे देखियो हीट का पुअर कंडक्टर, तभी तो हमें सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। और आप देखना कि जो इसका नेचर होता है वो भी इलास्टिक, जब आप वूल को इस तरीके से खींच के देखोगे ना तो आप देखोगे कि वो थोड़ा सा उसकी ऐसे ऐसे वो इलास्टिसिटी की तरह इंक्रीज हो जाती है। हाथ से बना हुआ स्वेटर देखना कभी भी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत समझना है पहले। देखो आप देख सकते हो, वूल इज अ नेचुरल एनिमल फाइबर हैविंग लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। इट इज परफेक्ट इंसुलेटर, पुअर कंडक्टर, क्योंकि पता है जो गैप्स होते हैं फाइबर्स के बीच में वो क्या करते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं, विच हीट अप एज द मॉइस्चर इन सेंटर ऑफ फाइबर हीट्स अप, एंड इट डज नॉट बर्न इजीली एज इट इज अ रेजिस्टेंस टू फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन पैसेज एंड आइडेंटिफाई द वेरियस। यहाँ पे आपको एक पूरी प्रोसेस गिवन है, जो फ्लीस की रिमूवल प्रोसेस होती है, तो उसको हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। डैश इज अ रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द एनिमल, कि उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि चारों ऑप्शन सेम है, दैट मीन्स ये तो शेयरिंग ही होने वाली है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, दैट इज इन डैश वूल इज वॉश टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस, कि कौन सी प्रोसेस के अंदर आपकी जो वूल होता है उसमें से क्या होता है, डर्ट को हम रिमूव करते हैं, वो होता है आपको बच्चों स्कोरिंग में। तो दैट मीन्स आपका ए या डी में से आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डैमेजेस और इंफीरियर वूल फ्रॉम फ्लीस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। तो यहाँ पे भी देखो ये भी सेम है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है फोर्थ स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, डैश इज सेपरेशन ऑफ वूल अकॉर्डिंग टू द लेंथ, कलर एंड टेक्सचर। क्या करते हैं हम, अकॉर्डिंगली जो उसकी लेंथ है उसको हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। एंड जो लास्ट प्रोसेस है, डैश इज strengthening of fibers by passaging in it through series of metal teeth, उसको हम कार्डिंग बोलते हैं। एक बार इस प्रोसेस को भी आप देख सकते हो, ये रिमूवल प्रोसेस है जो आपकी फर्स्ट प्रोसेस है। फिर उसके बाद में से क्या होता है, ग्रीस और जो भी डर्ट होता है उसको रिमूव किया जाता है, देन उसके बाद में कार्डिंग मशीन में तो भेजा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में ये आप देख सकते हो कि द सिल्वर इज स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड इनटू यार्न, यहाँ पे तो बनने की प्रोसेस हो गई है। देन उसके बाद में उसको सेपरेट किया जाता है डिफरेंट लेंथ के अकॉर्डिंग, एंड फाइनली उसका वूल से वूल यार्न बनाया जाता है। मैच द कॉलम विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कैंप, रैबिट, सेलुलोस, वायरल डिजीज, आउटर कोरस, हेयर। अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, लेट्स से मुझे एग्जैक्टली करेक्ट आंसर नहीं आता है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि कौन सा मुझे एग्जैक्टली 100% पता है कि ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब ये तो होना ही चाहिए, लेट्स से कि मुझे कैंप के बारे में नहीं पता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अंगोरा वूल, अंगोरा वूल जो होती है वो किससे मिलती है हमें, वो रैबिट से मिलती है,
ठीक है, तो बी का फर्स्ट किसमें है, इसमें है, इसमें है एंड इसमें है। चलिए इन तीनों में से कोई आंसर होगा, रेयॉन और ORF। अब रेयॉन जो है वो क्या है, रेयॉन डेफिनेटली आपका फैब्रिक है, ठीक है, और फैब्रिक है दैट मीन्स ये होना चाहिए आपका सेल्यूलोस। तो अब सी का 2 किसमें है, सी का 2 इसमें है एंड इसमें है, दैट मीन्स बी और सी तो हमने एलिमिनेट कर दिया अपने ऑप्शन से। एंड देन अब आपके पास में कैंप और ORF बचा हुआ है, ठीक है। तो कैंप और ORF में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या होना चाहिए। तो बच्चों ये जो ORF है ये क्या है, ये एक तरीके की डिजीज होती है, ठीक है। ORF क्या है, एक डिजीज है, और इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका एक फुल फॉर्म होता है, वो मुझे आप बताएंगे कि क्या इसका फुल फॉर्म होगा। और कैंप क्या है, कैंप इज शुड बी ऑप्शन नंबर 4, सो दैट इज वाई ए इज द करेक्ट आंसर। आता है देन इट्स वेरी नाइस, नहीं आता है तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। द वूल X इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट विच इज फाउंड इन हिली रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस वूल इज एक्सट्रीमली लाइट इन वेट, आइडेंटिफाई X। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने जस्ट आपको लोगों को समझाने के लिए पिक्चर्स लगाई हैं। यहाँ पे ये अंगोरा है, ठीक है, ये कश्मीरी है एंड दिस इज ललामा, ठीक है। चलो अब आपको आंसर बताना है, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत ही लाइट वेट होती है, ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है एंड बाकी सब अलग अलग जगह पे मिलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहेर इज एक्सट्रीमली लाइट वेट वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ अंगोरा गोट फाउंड इन हिली रीजन्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंड मस्कुलर चैम्बर ऑफ रुमिनेंट स्टमक विच रिसीव्स पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। आप सब ने हमारे चैप्टर में पढ़ा होगा, वहां पे हमने काउ का जो स्टमक था वो पढ़ा था। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेटिकुलम, सेकेंड मस्कुलर चैम्बर, ठीक है, वो हमें बताना है जहां पे आपका पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पहुंचता है। अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि ये जो होता है रुमिनेंट्स का जो स्टमक होता है 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। 4 कंपार्टमेंट्स, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम, ठीक है। रेटिकुलम इज द सेकेंड मस्कुलर चैम्बर विच रिसीव्स पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम रूमन एंड सेंड इट बैक टू द माउथ एज कट टू बी च्यूड अगेन। आप सबने देखा होगा जो गाय भैंस वगैरह होती है ना, वो क्या करती है वापस से, जैसे उन्होंने एक बार लेट्स से वो कहीं पे भी ग्रास को ईट कर रही है, एक साथ बहुत सारा ईट कर लिया, पार्शियली डाइजेस्टेड हो गया, दैट मीन्स उसके सेकंड चैम्बर में चला गया और उससे फिर वो वापस से आके घर पे आके पूरी दिन भर रात भर ऐसे ऐसे इस तरीके से वो करती रहती है, ठीक है। उसको बेसिकली गांव की लैंग्वेज में बोगाल करना भी बोलते हैं। तो वो क्या करती है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था उसको वापस से लेती है अपने माउथ में और प्रॉपरली उसको च्यू करती है एंड देन उसके बाद में वो प्रॉपरली उसकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, ठीक है। चलिए, protein digestive enzymes present in pancreatic juice. It's a easy question. What should be the correct answer? The correct answer should be option number B. Trypsin होता है आपका। ओके, यहाँ पे डिटेल है कि enzymes trypsin present in pancreatic juices act on proteins and break down protein into peptides. अमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर्स। अलग अलग उसके रीजंस बता रखे हैं कि जो प्रोटीन है वो क्या करता है, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। अमाइलेज क्या करता है, जो आपने खाना खाया है स्टार्च, वो उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीटेड बाय स्टमक एंड इरेप्सिन बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये सब आप लोगों को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्रीन प्लांट्स द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स। हम सबको पता है ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है उनकी। द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज व्हाट, कि जैसे ही फोटोसिंथेसिस होता है तो उससे इमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है, उससे बच्चों ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ग्लूकोज बेसिकली उनका खाना होता है जो कि पूरे प्लांट को सप्लाई होता है। सो फोटोसिंथेसिस आप सबको पता है इज अ सिंथेसिस ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज आपका इंस्टेंट प्रोडक्ट बना फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एनवायरमेंट से लेते हैं, ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में वो जो ग्रीन लीव्स है वो खाना बनाती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ग्लूकोज की फॉर्म में बना था, लेकिन अगर स्टोर होगा वो प्लांट के अंदर तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। Which of the following process occurs during inhalation? जब आप ब्रीद इन करते हैं
तो कौन सी प्रोसेस होती है? कॉन्ट्रैक्शन, आप करके भी देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, स्टर्नम इज पुल्ड, स्टर्नम जो आपकी यहाँ पे बीच में होती है, ठीक है, वो पुल होती है क्या? नहीं, वो पुल नहीं होती है। रिब्स मूव्स अपवर्ड, यस, आपके जो रिब्स हैं वो इस तरीके से अपवर्ड मूव करते हैं। इंक्रीज ऑफ चेस्ट कैविटी, यस, चेस्ट की जो कैविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ये भी करेक्ट आंसर है। एंड दिस इज, सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई एक्स। respires through moist and slimy skin, okay, uses lungs for breathing, gaseous exchange through mouth। ये तो बहुत इजी है, आप देख के ही समझ गए होंगे। द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फ्रॉग हमें पता है कि अपने स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकता है, माउथ के थ्रू भी कर सकता है, राइट। सो ये तीनों जिसमें क्वालिटीज अवेलेबल है, उसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, स्लिमी होती है, तो ये तीनों क्वालिटी किसमें है? वो फ्रॉग के अंदर है। सो दैट इज वाई डी इज द करेक्ट आंसर। Frogs breathe through their skin, lungs and mouth. When a frog submerged into the water, it respires entirely through the skin। मतलब जब पानी में होते हैं तो स्किन से लेते हैं। Frog respire through mouth और lungs when on land, ठीक है। The lining of frog's mouth is richly supplied by blood capillaries। उसके माउथ पे जो लाइनिंग्स होती है उसमें बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज होती है, through which oxygen diffused into blood and carbon dioxide is given out। साहिल took a beaker containing the lime water and blew air into it। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कभी स्कूल में। लाइम वाटर लिया और उसके अंदर उसने क्या कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, तब लाइम वाटर टर्न मिल्की। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस, कि वो मिल्की कन्वर्ट हो जाता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या होना चाहिए? रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ शुगर्स टू रिलीज एनर्जी, एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, यस, जो हमने बाहर एयर निकाली है उसके अंदर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर रेस्पिरेशन, डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन लाइम वाटर, ऐसा कुछ है क्या? डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल है क्या? नहीं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ शुगर्स, नहीं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर रेस्पिरेशन, यहां पे एग्जैक्टली इस सिचुएशन के साथ क्या मैच कर रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो दैट इज वाई बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आप देख सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। दिस शोज दैट एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चलिए, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू व्हाट, कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर वो स्टोमेटा के थ्रू होता है क्या? यस। लेंटिसेल्स के थ्रू भी होता है, रूट हेयर के थ्रू भी होता है, दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। The biggest blood vessel in the body having thick walls with narrow lumen is aorta, pulmonary vein, pulmonary artery, vena cava। What should be the correct answer? So the correct answer should be aorta। कैसी दिखती है वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखो ये जो है ये आपकी इसकी सबसे ज्यादा थिक वॉल होती है, ठीक है। देन ये कैपिलरी आप देख सकते हो और वेन की देख सकते हो। तीनों में कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा थिक वॉल किसकी होती है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हो। द एरोटा इज द बिगेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी, इट हैज थिक वॉल्स एंड नैरो ल्यूमन, इट डिवाइड्स इनटू सेवरल ब्रांचेस दैट रीचेस ऑल बॉडी पार्ट्स। तभी तो हमारी बॉडी की सारे पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई हो पाती है। डायबिटीज इंसिपिडस इज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव व्हाट, एक्सेसिव ऑफ डैश इन यूरिन। यूरिन के अंदर एक्सेस में हमारे क्या होता है? दैट इज वाटर, ठीक है। ये आप सब लोगों को पता होगा, ठीक है, डायबिटीज का, कि आप सबको एबनॉर्मल बेसिकली कंडीशन हो जाती है। एबनॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इंडिकेट्स दैट सम ऑर्गन्स ऑफ बॉडी मे नॉट बी फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है, तभी तो डायबिटीज होती है। व्हेन एक्सेसिव वाटर इज प्रेजेंट इन यूरिन इट इंडिकेट्स द डिजीज डायबिटीज, कि जब आपका, तभी तो हमें एक इसका सिम्टम भी होता है डायबिटिक पेशेंट्स को ना टॉयलेट बहुत ज्यादा आता है। पैसेज ऑफ वाटर इन ऑस्मोसिस अकर्स थ्रू व्हाट? 39 का आंसर होना चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। देन फ्रॉम बेसिकली ऑस्मोसिस क्या होता है कि जहां पे भी आपका देयर आर मोर membrane from an area where there are more water molecules to the area where are the less, जहां पे ज्यादा है वहां से वो लेस की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। उस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस की प्रोसेस बोलते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ज्यादा जहां पे वाटर है वहां से मॉलिक्यूल्स प्लांट के अंदर ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाता है? वाटर क्या हो जाता है? रूट्स एब्जॉर्ब करती है और फिर उससे सॉइल से एब्जॉर्ब करती है और फिर
प्लांट के अंदर पहुंचाती है। लुक एट द फिगर ऑफ एम्ब्रोसिक इनसाइड द ओव्यूल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, व्हाट डज द लेबल एक्स, ये जो एक्स है वो क्या है? मेल गैमेट, एग सेल, ओव्यूल, ग्रोविंग एम्ब्रियो। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ये क्या है? बेसिकली इट्स अ एग सेल। अब इसको समझते हैं एक बार। X represent the egg cell or female gamete, ठीक है। The ovary contains one or more oval bodies called ovule। आप सबको पता है बहुत सारी यहाँ पे क्या होते हैं, ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, ओवल बॉडीज होती हैं, ठीक है। वो एक या एक से ज्यादा हो सकती है। इनसाइड विच फीमेल गैमेट और एग सेल इज फॉर्म्ड, ठीक है। दिस एग सेल ऑन फ्यूजन, फिर ये क्या होता है, फ्यूजन के बाद में क्या हो जाता है कि फ्यूजन किसके साथ होता है? मेल गैमेट के साथ में होता है, और उससे बेसिकली ये जो बच्चा बनने की प्रोसेस होती है, ठीक है, वो कैसे होती है कि जो मेल गैमेट होता है और जो फीमेल गैमेट होता है या फीमेल जो सेल होता है, इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है, और फ्यूजन बनने के बाद में उस जो बनता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं, और जाइगोट बड़ा होकर के क्या हो जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसको हम इन्फेंट बोलते हैं, और फिर उसके बाद में भी अलग अलग उसकी एज पर दी चाइल्ड एज हम उसको अलग अलग नेम देते हैं। In the given food web, how many secondary consumers are there? अब आप सबको पता है प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो प्लांट्स को खा रहे हैं। सेकेंडरी कौन होंगे? जो कि उनको खा रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन कौन कौन है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इनके नेम बताने हैं। जैसे आप देख सकते हो ये ह्यूमन बीइंग है, यहाँ पे ये ग्रास है, ये फ्रॉग है, यहाँ पे ये स्पैरो है, स्नेक है। तो कौन कौन से 6 होंगे वो आपको लाइन से आपको मुझे ऐसे कॉमा के साथ में बताने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द कॉलम विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, लंग्स, कोलेस्ट्रॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, सॉलिड वेट्स। इट्स अगेन अ इजी क्वेश्चन बच्चों, आपको क्या करना है? करेक्ट आंसर चूज करना है। तो अब आप देखो, स्किन जो है, स्किन के थ्रू यूरिया, मतलब आप समझ सकते हो वो स्वेटिंग भी हो सकती है। तो फर्स्ट का सी होगा, फर्स्ट का सी एक ही ऑप्शन में है, विच इज इन ऑप्शन नंबर ए। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपका क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तो वेस्ट होता है ना आपका, तभी तो हम बोलते हैं ना खाना खाने के बाद में उसी के थ्रू तो बाहर एनएस के थ्रू बाहर निकलता है हमारा सारा। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। लिवर, लिवर में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि हमें नहीं बढ़ने देना चाहिए अपने पेरेंट्स का, उनको डेली वॉक पे भेजा करो। एंड लंग्स के अंदर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन जो भी होता है। सो दैट इज वाई ए इज द करेक्ट आंसर। ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली एंड सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको एक फ्लावर गिवन है बच्चों, अब आपको क्या करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड कैन बी अ पी प्लांट। कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है क्या? यस, इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि यहाँ पे आपको देख सकते हो कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों गिवन है। सो दैट इज वाई ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। देन basal part of pea develops into fruit after fertilization. Part R contains pollen tube and carries pollen grains to ovary. Part T protects flower in bud stage and withers off after fertilization. तो पहले बच्चों इसको समझते हैं, देन हम करेक्ट आंसर पे आएंगे। चलिए, पी प्लांट को आप देख सकते हो कि पी प्लांट क्या होता है? आपका बाइसेक्सुअल होता है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड कैन बी अ पी प्लांट। तो ये देखो पी प्लांट में आप देख सकते हो कि ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ये सब चीजें होती है। सो दैट मीन्स मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। सो दैट इज वाई ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हम अब पहले एक बार इस फ्लावर को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये आपका फिलामेंट है, ये आपका क्या है बच्चों? एंथर है, ठीक है। एंड ये आपकी पेटल्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये सारा जो है इसको हम कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। ये सेपल है, इसको स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। एंड ये रिसेप्टेकल है। सो दैट मीन्स यहाँ पे आपका मेल और फीमेल पार्ट दोनों गिवन है, ठीक है। ये आपका मेल पार्ट हो गया, ये आपका फीमेल पार्ट हो गया। एंड सिमिलरली कुछ आपका फ्लावर यहाँ पे गिवन है। अब स्टेटमेंट्स को समझो आप, क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। पार्ट आर कंटेन्स पॉलन ट्यूब। पार्ट आर जो है वो क्या है? पॉलन ट्यूब्स को कंटेन कर रहा है एंड कैरीज पॉलन ग्रेन्स टू ओवरी। अब आप देखो कि ये पॉलन ट्यूब को कंटेन कर रहा है और ये क्या करता है? ओवरी के पास में पॉलन ग्रेन्स को लेकर के जाता है क्या? जी आपसे क्वेश्चन में बोला गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है, कि पॉलन ट्यूब को कैरी कर रहा है। पॉलन ट्यूब को आर थोड़ी कर रहा है, कौन कर रहा है? कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। बहुत इजी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन इसको कैरी कर रहा है, मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। सो दैट इज वाई दिस इज अ
इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखो पार्ट टी प्रोटेक्ट्स फ्लावर, ये जो है ये बेसिकली पार्ट प्लांट के इसको प्रोटेक्ट की तो कर रहा है बड स्टेज में, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये नहीं होगा तो इसको सपोर्ट कौन देगा, सो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। बेसल पार्ट ऑफ पी डेवलप्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कि ये जो पी पार्ट है, ठीक है, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डेवलप्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो डेफिनेटली यहां से आपका क्या हो जाता है, फ्लावर बन जाता है, ठीक है, फ्लावर से फ्रूट बन जाता है। सो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सी, और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया। एंड नाउ इट्स टाइम, पॉलन ट्यूब कैरिंग पॉलन ग्रेन्स पासेस थ्रू द स्टाइल ऑफ द पिस्टिल, हाउएवर पार्ट आर रिप्रेजेंट फिलामेंट ऑफ द स्टेमन। आर जो है वो फिलामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे भी देखा है, देखो ये क्या है, ये फिलामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ दिस टाइम इज फॉर आवर अचीवर सेक्शन क्वेश्चंस। ये सेक्शन जरूर से जरूर सारे बच्चों को ट्राई करना चाहिए। क्यों बच्चों की, जब आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि 2 बच्चों के 55 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो अब उसमें से फर्स्ट कौन आएगा, फर्स्ट वो बच्चा आएगा जिसके अचीवर सेक्शन में ज्यादा मार्क्स होते हैं। ऑल्दो स्टेज 1 में भी और स्टेज 2 में भी सेम रूल अप्लाई होता है, तो कभी भी आपको अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, टाइम कम है तब भी आपको अचीवर सेक्शन को जरूर अटेम्प्ट करना है। एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टेक्स्ट टू अ रेनबो इज करेक्ट। लाइट रे आपकी प्रिज्म में से पास हो रही है, तो अब आप बताओ कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका सीधा सा आंसर होना चाहिए विबग्योर, ठीक है। अब विबग्योर किस में बन रहा है और किस तरीके से बन रहा है, आप सबको पता होना चाहिए बच्चों। आर जो होता है, आर की सबसे ज्यादा हमें दूर से दिखाई दे देती है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तभी तो आपने देखा होगा ना ट्रैफिक सिग्नल पे जो डेंजर का साइन होता है वो किससे होता है, वो आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे दैट मीन्स आर सबसे पहले दिखेगा, देन वॉयलेट की सबसे कम होती है, सो दैट इज व्हाई ए शुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी देखो सेम है, लेकिन अब यहाँ पे आपको पहचानना ये है कि आर पहले आएगा या वी पहले आएगा, तो आपका करेक्ट आंसर होता है विबग्योर, वी से स्टार्ट होता है और आर पे एंड होता है। सो ये इनकरेक्ट हो गया, यहाँ तो सब उल्टा सीधा दे रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एंड सिमिलरली फॉर दिस, तो ये दो तो वैसे भी नहीं हो सकते थे, आपको कंफ्यूजन सिर्फ ए और बी में था, तो आपको याद रखना है वी से स्टार्ट होता है, आर पे एंड होता है, आर की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है। When light rays incident on a prism, then the light split into 7 colors, जो कि क्या होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द एयर टू गिव अ व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी गिवन है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस पाउडर इज मिक्स्ड विद वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स नेचर। जैसे हम उसको पेट्री डिश में वाटर के साथ मिक्स करते हैं और फिर हम लिटमस पेपर के साथ उसको चेक करते हैं, तो क्या होता है, द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, हेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक, द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, हेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एसिडिक, देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर, हेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यूट्रल। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर आपका ए स्टेटमेंट करेक्ट है, द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। जो आपका रेड लिटमस होता है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, दैट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है, एंड ओनली ए इज इन ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हो ये मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है, फिर ये क्या होता है, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट होता है, उस व्हाइट पाउडर के साथ में हमने वाटर ऐड किया, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में जब हमने वाटर ऐड किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नेचर हमने चेक किया तो क्या हो गया, इट शोज दैट ब्लू लिटमस रिमेन्स अनचेंज्ड, ब्लू सेम ही है बट रेड लिटमस टर्न ब्लू, दैट सजेस्ट दैट दिस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स। अच्छा, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो एक बच्चा एक काम मेरे लिए जरूर करे कि ये वीडियो अपने किसी एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना है, राइट, और इस पे लाइक जरूर कर देना है, कमेंट भी करना है आपको वीडियो कैसा लगा है, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियोस उसी अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ। करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स, क्राउन, अंडरस्टोरी, कैनोपी, फॉरेस्ट फ्लोर, ये फॉरेस्ट वाले चैप्टर में से है, तो अब आप बताओ रूफ ऑफ कवर फॉर्म बाय ट्री ब्रांचेस, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बता दो इसका। पार्ट ऑफ ट्री अबव, यस, सबसे ऊपर कौन होता है, क्राउन होता है, सो ए का 2 किस में है, ए का 2 इज इन ऑप्शन नंबर बी एंड डी, सो दैट मीन्स बी या डी होना चाहिए, ए और सी तो नहीं होने वाला है। अंडर स्टोरी, अंडर स्टोरी क्या होती है आपकी
अंडरस्टोरी डिफरेंट हॉरिजन लेयर ऑफ प्लांट्स कंप्राइजिंग ऑफ श्रब्स। देख आपने फोटो दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, ये जो है आपकी यहाँ पे जब आपके श्रब्स के लेवल का होता है तो इसको हम बोलते हैं अंडरस्टोरी। ये जो है आपका ये कैनोपी लेवल हो गया इमर्जेंट, और ये सबसे ऊपर आपका ये क्राउन हो गया, ठीक है। ये नीचे जो होता है इसको हम फॉरेस्ट फ्लोर बोलते हैं। सो दैट इज वाई बी इज द करेक्ट आंसर। फॉरेस्ट फ्लोर सबसे नीचे वाला पार्ट हो गया, ठीक है। Study the given classification chart carefully. बस 2 questions are remaining. Study the given classification chart carefully and select the correct option. Nutrition in plants. एक तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, एक हीटरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो खुद से खाना बनाते हैं। हीटरोट्रॉफ्स में क्या है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड दिस। अब देखो, लीफलेस एंड रूटलेस प्लांट विच डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट प्लांट। ये लीफलेस होते हैं, ठीक है, जो कि होस्ट प्लांट से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, वो पी होंगे। पी कैन बी पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट को तो जो खाना होता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू न्यूट्रिशन लेते हैं। सो दैट मीन्स ए तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। X रिप्रेजेंट पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड R कैन बी वीनस फ्लाई ट्रैप। अब R क्या है, प्लांट्स कैपेबल ऑफ शोइंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये कर सकते हैं। ग्रोज इन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल। यस, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल में कौन होते हैं, जो कि इंसेक्ट्स को कैच करते हैं, जैसे कि आपका पिक्चर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ठीक है। सो दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आर क्या है बच्चों, आपका आर जो है वीनस फ्लाई ट्रैप है, क्योंकि वो इंसेक्ट से क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट सॉइल थी, यहाँ पे इनको नाइट्रोजन नहीं मिली, तो ये नाइट्रोजन किससे लेते हैं, ये इंसेक्ट से डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। सो बाकी भी आप इस तरीके से सारे ऑप्शंस को पढ़ के देखें। एंड मैं यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ, जैसे आप देख सकते हो, ये आपका वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, एंड ये आपका पिक्चर प्लांट, और एक और जो ये प्लांट है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी में था। हाँ, ये वाला जो प्लांट है ये मेडिसिनल प्लांट होता है बेसिकली। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिया है कि किस तरीके से दिखता है, ठीक है। और ये देख सकते हो आप, यहाँ पे इंसेक्ट आ गया, यहाँ पे एक लिड की तरह होता है। ये क्या होता है, जैसे इंसेक्ट आया यहाँ पे बहुत ही स्लिपरी सरफेस होता है, तो वो अंदर चला जाता है और ये लिड कवर हो जाती है, और इस तरीके से वो इंसेक्ट मर जाता है और उसे न्यूट्रिशन ले लिया जाता है, नाइट्रोजन ले लिया जाता है। सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पर भी इंसेक्ट को कैच कर लिया गया है। X represent parasitic mode of nutrition, ठीक है, in which the organism called parasites live on another organisms. Parasites हम बोलते हैं उन्हीं को है जो कि host पे dependent रहते हैं, derive nutrients from it. P represent example of parasitic plant and may be Cuscuta or Rafflesia, ठीक है. Q represent a saprophytic plant which can be mushroom. And Y represent insectivorous mode of nutrition and R represent example of plant that is are insectivorous, जो कि पिक्चर प्लांट या वीनस फ्लाई ट्रैप या फिर सनड्यू प्लांट भी हो सकता है। And the last question of this video. So how's the जोश my guys? Okay, मुझे पता बहुत हाई होने वाला है। जो बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं उन सब के लिए पहले मेरी तरफ से बहुत ही जबरदस्त शाबाशी वाली क्लैप है, क्योंकि आप लास्ट तक पहुंचे हो। दैट मीन्स यू आर ट्रूली इंटरेस्टेड फॉर योर साइंस सब्जेक्ट, कि आप उसको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लेवल 2 और नॉट, बट इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। द गिवन फिगर शोज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का हमारा स्ट्रक्चर गिवन है। सेलेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द लेबल PQRS इन द फिगर, ठीक है। PQRS क्या है, अगेन हमारे यहाँ पे भी 4 चैम्बर्स होते हैं, आप सबको पता है हार्ट के अंदर। वो क्या क्या करते हैं, पहले मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ बच्चों। जैसे यहां से आपका क्या आया, आपका यहां से आपके क्या है सॉरी, यहां से आपके सबसे पहले क्या हो गया, राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम में मतलब यहाँ पे पी वाला जो सेक्शन है ये वेना कोवा है। यहाँ पे आपके क्या हो गया, सबसे पहले ब्लड आया, देन उसके बाद में क्या होगा, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन आई, देन वो क्या करेगा, उसको राइट वेंट्रिकल में भेज देगा। एंड यहाँ पे एक समझने वाली बात है, राइट वेंट्रिकल से वो सीधा बच्चों जाता है आपके लंग्स के अंदर, ठीक है। फिर लंग्स क्या कर देता है, उसको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट आउट कर देता है। यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, और इस तरीके से वो क्या हो जाता है, सॉरी, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे लंग्स के पास में उनको ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया था, फिर हमने उसको क्या कर दिया, लंग्स के पास भेज दिया, लंग्स ने उनको
ऑक्सीजन दे दी और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आपका कहाँ चला गया, वो एरोटा के थ्रू, हमने पढ़ा था ना, एरोटा मतलब सबसे बिगेस्ट जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है, जो कि पूरे बॉडी तक आपके क्या करती है, आपके पूरे बॉडी तक ऑक्सीजन सप्लाई करती है, क्योंकि ब्लड के साथ साथ उसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है। तो लंग्स से यहाँ पे उनको ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया और एरोटा के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, PQRS का फंक्शन समझना है। PQRS हम समझ चुके हैं, P में क्या हो गया, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, फिर Q से होते हुए वो कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास चला गया, लंग्स ने क्या कर दिया, उसको ऑक्सीजन दे दिया, फिर वो R के पास आ गया, फिर वो S के पास आया एंड एरोटा के थ्रू वो क्या हो गया, पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो गया। ये पूरी आपके लंग्स की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है अकॉर्डिंगली वो हमें समझना है। P का मतलब है, ओके, फर्स्ट क्या, पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। नहीं, P का काम थोड़ी है कि उसको लंग्स के पास पहुंचाना, वो काम किसका है, वो Q का है। सो दैट मीन्स ये तो आपका P में नहीं आ सकता है, ठीक है, P में फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं आ सकता है। चलिए आगे समझते हैं। रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थ्रू वेना कोवा, कि आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिसीव होता है P के अंदर, तो यस वो रिसीव होता है, दैट मीन्स C का 2 होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर C, बट बाकी सारे स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। तो ये तो क्या हो गया, P का स्टेटमेंट हो गया। रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन, कि पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या हो रहा है, आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिसीव हो रहा है। यस, ये R के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, देखो नहीं, R के अंदर क्या हो रहा है, R के अंदर तो बेसिकली Q की पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है। Q का क्या होना चाहिए, तो Q का फर्स्ट, Q मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसको लंग्स के पास पहुंचा रहा है, दैट मीन्स ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो Q का स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया। इस देखो ये Q का काम क्या है, Q का काम इसको लंग्स तक पहुंचाना है। P का काम क्या है, P के पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, देन उसके बाद में R के पास में क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर R उसको कहां पहुंचा रहा है, S के पास पहुंचा रहा है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। देन R क्या कर रहा है, R को समझो, थर्ड स्टेटमेंट, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन। यस, पल्मोनरी वेन के थ्रू इसके पास में क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है। हैव थिकेस्ट वॉल्स एंड पंप्स ब्लड इनटू एरोटा, एरोटा के अंदर कौन भेज रहा है, वो उसका काम है S का, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या होना चाहिए, S होना चाहिए। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका C है। आई होप आपको हार्ट का फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से हमारा हार्ट एग्जैक्टली वर्क करता है। And that's it for today. Let's meet in the next video. Till then, keep practicing my dear students and I wish you all the very best for your level 2 exam. और चाहे आप level 1 के लिए भी next year के लिए prepare कर रहे हैं, इस year के लिए prepare कर रहे हैं, I am so proud of you कि आप एकदम correct platform पे आए हैं। एंड हम बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आने वाले टाइम पर लेकर आने वाले हैं। तो आपको और भी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। That's it for today. Bye-bye. Take care. And again, I wish you all the very best for your bright future. Bye-bye. Take care.